हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था लास्ट क्लास में, हम अगली क्लास जो करेंगे वो अति लघु प्रश्नों की करेंगे। आपकी साइंस की क्लास होने वाली है, 4th सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्लास के अंदर, क्योंकि मुझे बातें ऐसे करना सही नहीं लगता है। क्योंकि देखो, एक तो पहले ही आजकल यूट्यूब वीडियोज़ में ऐड बहुत आने लगे हैं। तो गाइज़ देखिए, अभी मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है नॉलेज शेयर करना, आप सभी को पढ़ाना बहुत पसंद आता है। मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ किसी भी चीज़ में तो मुझे अच्छा लगेगा। सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर अच्छा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए अंदर से मोटिवेशन आ सके। खैर देखिए, मोटिवेशन आए ना आए, आप लोग कुछ करो ना करो, लेकिन मैं तो अपनी वीडियो कंटिन्यू अपलोड करूँगी। तो जैसा कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो फटाफट से देखिए ये क्वेश्चंस आपके अति लघु प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो देखिए, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका सूर्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परितंत्र का कार्य बताइए। जो परितंत्र के कार्य हैं वो आपका परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल होता है, पारिस्थितिक पिरामिड्स होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड के खोजकर्ता कौन है। तो ये हैं चार्ल्स एल्टन, जिन्होंने खोज की थी 1927 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का है। पहला आपका जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा आपका जीव भार का पिरामिड, सॉरी गाइस, और थर्ड है आपका ऊर्जा का पिरामिड। अगला प्रश्न है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पिरामिड किसे कहते हैं। परितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन, आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। अगला प्रश्न है, अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो जीवाणु और क्वाक आदि। अगला प्रश्न है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो ये है मेढक। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो ये है इनकी श्रेणियां, प्राथमिक, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उच्चतम उपभोक्ता। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण से क्या आशय है। तो पर्यावरण 2 शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्यापक आवरण, हमारे चारों ओर व्यापक आवरण ही पर्यावरण है। अगला प्रश्न है, परितंत्र पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये A.G. टैंसले ने 1935 में किया था। अगला प्रश्न है, परितंत्र के कितने घटक होते हैं। तो ये 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अगले प्रश्न पर आते हैं, जैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं जैविक घटक कहलाता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। क्वेश्चन नंबर 15, अजैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं, और जैसे आप कह सकते हो ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश आदि। ठीक है, ये अजैविक घटक कहलाते हैं आपके। फिर अगला प्रश्न 16, परितंत्र किसे कहते हैं। परितंत्र को पारिस्थितिक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक तथा आंतरिक संबंध को परितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं। तो गाइस, उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला, हरा शैवाल आदि। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, वे उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेंढक आदि।
अगला प्रश्न है, तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। ये चक्र ऐसे चलता है, प्राथमिक वाले ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, इस तरीके से चलता रहता है। तो तृतीयक उपभोक्ता जैसे शेर, सर्प आदि। रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है, तो रुधिर प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है, कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन वह रंगा पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिरानाओं में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। अगला प्रश्न है, धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। तो गाइस देखिए आप यहाँ पर धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। ठीक है, ये रक्त को कहाँ पहुंचा रही है, हृदय से अंगों तक, और ये अपोजिट करती है शिरा। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, जबकि शिरा में अशुद्ध ब्लड बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। धमनी में रक्त दबाव के साथ बह जाता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है। तो देखिए ये है आपके कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन, कौन सा विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, आपका विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है, तो फाइबर बिनोजन। क्वेश्चन नंबर 27, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो रुधिर का रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर के रुधिर के रंग को लाल कर देता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हेमेटेन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल बताइए। आरबीसी जो है वो 20 से 120 दिन के लिए काम करती है, और डब्ल्यूबीसी 2-4 दिन के लिए, और रुधिर प्लेटलेट्स आपका 3 से 5 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, आरबीसी लाल रुधिरानाओं के कार्य बताइए, तो ये है शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन में पहुंचाना, शरीर की प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वे आपके शाकाहारी हैं, द्वितीयक आपके मांसाहारी, और तृतीयक आपके सर्वाहारी। आजकल मनुष्य कौन से में आएंगे, तो सर्वाहारी में आ जाएंगे, क्योंकि आजकल तो सभी दोनों चीज़ें कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो यही करते हैं। अगला प्रश्न है, अपघटनकर्ता। अपघटक से आप क्या समझते हैं। अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों से में तोड़ते हैं, अपघटन करते हैं। जैसे जटिल पदार्थ है, फिर वो सरल पदार्थ, अपघटन हो गया, जैसे जीवाणु, क्वक आदि। अगला प्रश्न है 33, अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव हैं, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 33, अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। तो ये तो अच्छा हमारा हो गया 33। 34 पर आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। जो अपना भोजन उत्पादकता से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे खरगोश, टिड्डी, हिरन, हाथी, घोड़ा। अगले प्रश्न पर आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता का आपको उदाहरण बताना है, तो यह है आपका सर्प। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण बताइए, तो मनुष्य, बाज आदि। अगला प्रश्न है 37, परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए, तो जो परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह सदैव क्या होता है, एक दिशात्मक, अनडायरेक्शनल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ये यहाँ पे
किया गया था 21 फरवरी 2016 से, जब ये क्वेश्चन आया था तब का है ये। अब ऐसा भी तो आप जानते हो कि पॉलीथीन ऐसा नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वी। क्वेश्चन नंबर 40, रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? तो लाल रुधिराणु। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो 2 प्रकार के, प्लाज्मा और रुधिराणु। क्वेश्चन नंबर 42, प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? तो रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और यह अजीवित तरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है। अगला प्रश्न है, रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? 3, लाल, श्वेत और रुधिर प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 44, रुधिर का कार्य बताइए। रक्त का थक्का बनाना। सेकंड है पॉइंट इसका, O2 CO2 एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना। थर्ड पॉइंट है इसका, शरीर के ताप का नियंत्रण। फोर्थ कार्य है इसका, शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। अगले प्रश्न पर आते हैं, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर आदान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है तथा जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार जो है रक्तदान के लिए क्या लगाती है? रक्तदान कैंप लगाती है, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भाग का होता है? तो 7। अगला प्रश्न है, रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। रुधिर का pH 7.4 होता है। यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस किसे कहते हैं? यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तो माता का रक्त RH नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है पृथ्वी की भूपरपट्टी। क्वेश्चन नंबर 50, खनिज किसे कहा जाता है? तो खनिज भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 51, श्वेत रुधिराणु WBC के कार्य बताना है आपको। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना। आप सबको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका रक्ताल्पता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है 53, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। तो इसका काम होता है थक्का बनाना। क्वेश्चन नंबर 54, रुधिर वह कितने प्रकार का होता है? तो 4, ब्लड ग्रुप A, B और AB और आपका O। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वक को सर्वदाता तथा किस रुधिर वक को सर्वग्राही कहते हैं? तो सर्वदाता जो सबको दे सके ब्लड ग्रुप O और जो सबसे ले सके ब्लड ग्रुप AB। अगला प्रश्न है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताइए। एंटीजन जो होता है लाल रुधिर कणिका में होता है और एंटीबॉडी आपकी प्लाज्मा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो आपका ब्लड ग्रुप O है इसमें कोई एंटीजन नहीं है तथा यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता तथा यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, रुधिर का pH होता है तो 7.4 होता है। ये क्षारीय विलयन है। और क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 61, उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। तो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 62, धातुओं में सबसे आघातवर्धीय होता है। तो Au यानी कि सोना और Ag आपका चांदी। अगले प्रश्न पर आते हैं 64 पर, मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथ की उंगलियों पर लगी होती है उसका नाम बताइए। तो सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 65, धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे कम घनत्व सबसे हल्का
एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो ये आपका लिथियम होता है। क्वेश्चन नंबर 67, सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम फ्लोरीन एफ है। और अगला प्रश्न है, किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं? तो सोडियम को। अगले प्रश्न पर आते हैं 69, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन एफ की। क्वेश्चन नंबर 70, मैंडलीफ का आवर्त नियम बताइए। तो तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। क्वेश्चन नंबर 71, आयशक किसे कहते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है आयशक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, धातु कर्म किसे कहते हैं? आयशकों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों धातु कर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयस्क से किया जाता है? तो पिच ब्लेंड। क्वेश्चन नंबर 74, तांबा के दो आयशकों के नाम बताइए। तो दो हैं आपके, क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट। क्वेश्चन नंबर 75, एल्यूप्राइट के दो आयशकों के नाम बताइए। तो आपका यह है क्रायोलाइट और बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 76, कैल्शियम के तीन आयशकों के नाम। पहला आपका एस्बेस्टास, दूसरा आपका डोलोमाइट और तीसरा आपका जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 77, हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, लिथार्ज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 79, सबसे भारी धातु का नाम बताइए। ओस्मियम, ओएस भी कहते हैं। तो गाइस देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरा गला बिल्कुल सूख चुका है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। तो प्लैटिनम होती है, पीटी। क्वेश्चन नंबर 81, सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। क्वेश्चन नंबर 82, सबसे अच्छा चालक कौन है? तो यह है चांदी, दूसरे स्थान पर तांबा। क्वेश्चन नंबर 83, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 85, चुंबक तत्व क्या है? चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक तत्व कहलाता है। चुंबक के सिरों के निकट चुंबक तत्व सबसे अधिक होता है, क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, चुंबक के गुण बताइए। तो चुंबक के सिरों के मध्य चुंबक तत्व सबसे अधिक होता है, ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। अगला गुण है इसका, चुंबक के मध्य में चुंबक तत्व नहीं होता है। चुंबक को क्षैतिज स्थल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? वोल्ट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए। तो विभवांतर इज इक्वल टू कार्य आवेश। क्वेश्चन नंबर 90, मैंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग आवर्त होते हैं? तो मैंडलीफ आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त, आधुनिक में आवर्त 7 और वर्ग 9 रहते हैं। अगला प्रश्न है, मैंडलीफ के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। समस्थानिक के लिए कोई नहीं है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे Cu तथा Hg, Ag और Ti। क्वेश्चन नंबर 92, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, स्थिर विद्युत आवेश क्या है? तो देखिए
पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के हैं, धनात्मक क्यू पॉजिटिव और ऋणात्मक क्यू नेगेटिव। आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, प्लस प्लस तथा माइनस माइनस। विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होता है माइनस प्लस और प्लस माइनस। अगले प्रश्न पर आते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं। तो ये समांतर बल रेखाएं होती हैं, ये हमेशा एन से एस जाती हैं। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? लिखिए, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो जिनका तत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 101, आपका सर्वदाता व सर्वग्राही ब्लड ग्रुप आपका ओ और ए बी। क्वेश्चन नंबर 102, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो ये है, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। विद्युत के दो सुचालक तथा कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो विद्युत के दो सुचालक हैं सोना एल्यूमिनियम और दो कुचालक हैं रबड़ और प्लास्टिक। अगले प्रश्न पर आते हैं, धातु ग्लैविनीकरण प्रक्रिया क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देता है जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे ग्लैविनीकरण कहते हैं। घरों में छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए ग्लैविनीकरण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, 4 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप में ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ बी है और प्रतिजन आपका ए बी दोनों है और प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 109, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? खनिज धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, CaCO3। अयस्क उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम। क्वेश्चन नंबर 110, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। तो गाइज आपकी ये क्लास, आपका ये सेशन है ये खत्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के और क्वेश्चन देखने के लिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्वेश्चनों की ज़रूरत है तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 4th सेमेस्टर वाले हो या आप सेकंड या फर्स्ट सेकंड जो भी देख रहे हैं, वैसे तो 4th सेमेस्टर वालों की क्लास है, सेकंड वालों को बोलना पड़ेगा भाई 4th सेमेस्टर तक काम आएगी ये क्लास, तो ये चैनल काम आएगा तो आप लोगों को तो सब्सक्राइब करना ही होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे, बाय बाय।